दुनिया भारत के जाने माने पक्षी विज्ञानी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उनकी गिनती दुनिया के बेहतरीन पक्षी वैज्ञानिकों में की जाती है। उनकी जीवनी ने कई भारतीय युवाओं को पक्षी पर शोध के लिए प्रेरित किया। इन्हीं में से एक धनबाद के निवासी और रिटायर्ड बैंक कर्मी अखिलेश कुमार सहाय। पक्षियों से लगाव की वजह से उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 2017 से रिटायरमेंट के बाद से अपना पूरा वक्त पंछियों के संरक्षण और उन्हें समझने में लगा दिया और अब वह पूरे देश में घूम घूम कर पक्षियों के इस व्यवहार के अध्ययन के साथ उनकी फोटोग्राफी करते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में हमारे ग्लोब न्यूज झारखंड धनबाद के संवाददाता चंदन पॉल के साथ। नमस्ते, मैं धनबाद से चंदन पाल, ग्लोब न्यूज। आपको वैसे शख्स से आज मिलाने जा रहा हूं धनबाद के, जिन्हें लोग बर्डमैन कहते हैं, यानी पक्षी के जानकार, लेकिन ये अपने आप को पक्षी के जानकार नहीं मानते हैं। लोग पक्षी विशेषज्ञ मानते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम नहीं मानते हैं। इसलिए कि किसी फील्ड में विशेषज्ञ बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत जानकारी करनी पड़ती है। इतना जानकारी उनको नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में, हमारे शहर में, हर जगह लोग बर्ड्स के बारे में जानते नहीं हैं। हम थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको ज़्यादा, इसलिए लोग कहते विशेषज्ञ हैं। कंपेरेटिवली हम विशेषज्ञ, बट एक्चुअल से हमारा नहीं है। हमको बर्ड्स में रुचि है, जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी तक 3 किताब लिखा है बर्ड्स के ऊपर में, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में। जितना भी किताब लिखा हमने, उसमें मेरा मेन स्ट्रेंथ क्या है कि मैं गुड ऑब्जर्वर हूँ। मैं ऑब्जर्व कर लिखा, मैंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी। किताब पढ़ के किताब नहीं लिखा हमने फील्ड में जाके फील्ड वर्क किया है, ऑब्जर्वेशन किया पेशेंट के साथ, उसके बेस पर किताब लिखी। जैसे कि सर ने कहा कि सर ने 3 किताबें लिख चुके हैं सर, लेकिन आदमी का क्या होता है कि एक किताब लिखने में सारा जिंदगी गुजर जाता है। कितने लोग किताब लिखते हैं, सर ने 3 किताबें लिख दिया है। सर, आपने कौन कौन सी किताबें लिखी है और किस पर लिखी है? मेरा पहला किताब था ग्रीन टॉप सिंगो। नॉर्मली लोग जानते हैं गोवा के बारे में, वहाँ पर बहुत खूबसूरत बीचेज है, सी बीचेज। तो हमने पता लगाया, हमने देखा कि वहाँ का फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा है। गोवा का 36% से ऊपर जो एरिया जो है, बीच नहीं है, वहाँ फॉरेस्ट है। 700 स्क्वायर किलोमीटर का लंबा जंगल हुआ, यहाँ के बाघ से लेकर सब तरह के पक्षी जानवर मिलते हैं। हमने इस बात को हाईलाइट की, इसकी प्रशंसा जॉर्ज सर ने किया, जो वर्ल्ड के अब ग्रेटेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट माने। उन्होंने कहा कि गोवा के नेचुरल हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा योगदान आपका है। दूसरी किताब में लिखी ग्लिम्पसेस फ्रॉम इंडिया नेचुरल वर्ल्ड। आई एम सॉरी कि हमारे पास वो किताब कॉपी नहीं है। और लास्ट किताब जो मैंने लिया लेटेस्ट, जो काफ़ी नाम कमा रहा है, उसका नाम बर्ड्स इन इंडिया। तो 2 पुस्तकों में तैयार किया, इसमें डिटेल्स है, टेक्स्ट भी है, और एक किताब बच्चों के लिए है, जस्ट टू आइडेंटिफाई द बर्ड्स। इसमें बर्ड्स के बारे में ख्याल नाम दिया हुआ, एकदम स्टार्ट विद नोइंग द बर्ड्स। मैंने पिक्चर देख के, बर्ड्स देख के पहचान सकें कि कौन पक्षी है। सर ने जैसे कि अभी तक 3 किताबें लिख चुके हैं सर, तो सर ने बताया कि वो किताब लिखने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ा होगा, फोटोग्राफी में नॉलेज करना पड़ा होगा। तो फोटोग्राफी के प्रति इंटरेस्ट आने के बाद ही ये सारा काम हो सकता है। तो सर से हम जानते हैं कि सर की अभिरुचि कैसे हुई फोटोग्राफी के प्रति, और सर ने कब से काम शुरू किया फोटोग्राफी का? बचपन से हमको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था। तो उस समय कैमरा हमारे हाथ में बढ़िया नहीं था। 1996 में हम मेंबर बन गए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के और इंडिया इंटरनेशनल फोटोग्राफी काउंसिल। इस दोनों क्लब में देश के सबसे बड़ा फोटोग्राफर थे। मैं उनके साथ नेचर कैंप अटेंड करता था। उन लोग के साथ रहने से ही आप देखिए, बोलने से नहीं होता है, ऑब्जर्व कीजिएगा ना, आपको लगे कुछ मोड आप नहीं सीखेंगे। उनके साथ में समय बिताएगी सीनियर्स के, तो बहुत कुछ आप सीखेंगे, बहुत काम करना है। जो चीज़ आप 10 साल में नहीं सीख पाएगा, 1 महीना में सीख सकते हैं। हमारा गुड लक ये रहा कि ई हनुमंतराव, जो इंडिया के ग्रेटेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर माने जाते हैं, उनके साथ हमने 1 हफ्ता बिताया बंडीपुर। उनका 3 कैंप हमने किया, उनसे बहुत चीज़ हमने सीखा। और चूँकि IFPC जो है सो इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन फोटोग्राफी फील्ड में है, उसका मैगजीन में पढ़ते थे, उससे सीखने की कोशिश करते थे। बट मेनली जो है सो ऑब्जर्वेशन, बर्ड्स का बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन कर करके हमने ये सीखा कि बर्ड्स के कितना नज़दीक हम जा सकते हैं। सर, आपने अपने जीवन में नौकरी के साथ साथ 3 किताब को भी लिख दिया, और लिखने के साथ साथ और भी फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं अभी आप? फिलहाल मैं अपनी 4थी किताब के बारे में सोच रहा हूँ, किताब करने की कोशिश कर रहा हूँ। उड़ते हुए पंछी, हिंदी में एक बार किताब मिलेगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी मैंने एक टीम फॉर्म किया है धनबाद बर्डर्स के नाम पर। धनबाद बर्डर्स, जिन लोगों को पक्षी में इंटरेस्ट है, तो पक्षी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक टीम बनाया है। क्लब नहीं है, NGO नहीं, इसलिए क्लब NGO 90% सब चोर है इंडिया में। हमारे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट, इसलिए टीम बना है। इसमें कोई पैसा किसी को नहीं लगना है। इंटरेस्ट फी, योर इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद पंक्चुअलिटी, टाइमिंग। तो धनबाद बर्डर्स हम क्या करना चाहते हैं, हमने
यहाँ रहने के मैं पिछले समय गौर किया कि धनबाद में वेरी गुड एरिया फॉर बर्ड वॉचिंग है, बहुत ज़्यादा है। ये धनबाद बर्डर्स का इसीलिए हमने फाउंडेशन किया। इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स भी मेंबर हैं, तो छोटी 1 साल 1.5 साल की लड़की बच्ची वो मेंबर है। इसका पर्पस है कि पक्षियों के प्रति लोगों में जागरूकता। मान लो कहीं टीम में जाते हैं, फोटो खींचते हैं, बाहर में कुछ ऑब्जर्व करते हैं, लोग देखते हैं। तो आजकल हमने ये भी गौर किया, पब्लिक का रवैया हम लोग के प्रति इम्प्रूव कर गया। नहीं तो जो कोरोना हो लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कुछ लीक गड़बड़ हो रहा है। तो इससे क्या लोग पूछते हैं, तब बताते हैं कि पक्षी ने तो हम लोग नहीं रहे। धनबाद बर्ड का पर्पस ये है कि लोगों को बर्ड्स के बारे में बताना, इंटरेस्ट प्लस नेचर के बारे में। और तीसरा पार्ट है कि इसमें मेंबरशिप कहीं इंडिया में नहीं मिलेगा टीम जिसमें कि मेंबरशिप ही नहीं, नो मेंबरशिप। रीजनेबल एक्सपेंडिचर जो होता है हम खुद करते हैं। सर इसका क्या एम क्या है? बता रहा हूँ, हम लोगों ने डिसाइड किया है धनबाद में कुछ साइट्स का पता लगाना, स्पॉट्स का पता लगाना। साइट्स का मतलब ऐसे जगह जो कि बर्ड रिच हो और शहर के बाहर तो साइट हो। इसलिए साइट इसलिए बोलते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट अगर कन्विंस हो जाएगा तो कंजर्वेशन के लिए कुछ काम कर सकता है। दे कैन डिक्लेयर बर्ड सेंचुरी हाउस अगर चाहे तो, ऐसा प्रोविजन है गवर्नमेंट का फंड की, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है स्पॉट्स जो शहर के अंदर में जो ऐसे जगह जो कि बर्ड वाचिंग के लिए अच्छा है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कंजर्वेशन कोई अल्ट्रेशन नहीं हो सकता। जैसे हमने स्पॉट 1 का पता लगाया अभी, जो मार्कोवेल इवेंट हम लोग के क्लब के मतलब टीम में, यहाँ पे एवरेज जो है आपको कम से कम 30 तरह के पक्षी मिलते हैं 2 घंटे के अंदर। और कुछ दुर्लभ पक्षी जो करते हैं नहीं मिलते हैं। ओरियल जो है माना जाता है, इसके बाद ओरियल 3 तरह का वहाँ मिलता है। लोग कहते हैं बहुत साइज है, लेकिन वहाँ पे रहते रहते उन लोग का ये हो गया है कि कम वेरी क्लोज टू। इसका फोटो लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, मिलता ही नहीं है, बहुत कम। इसका हैबिट ऐसा है, एक पेड़ के भीतरी भाग छोड़ गया, दूसरे पेड़ के भीतरी भाग घुस जाता है। क्योंकि इसका कलर बहुत ब्राइट येलो है, इसलिए कुछ फोटो आ जाता है। प्लस रूफस ट्रिपा एक बर्ड होता है, उसका कलर ऐसा है, उसका बिहेवियर ऐसा है, कभी कॉपरेट सो फार वही एक पक्षी जो हमसे कॉपरेट नहीं कर रहा, बाकी सब पक्षी करते हैं। तो साइट का पता लगाना हमारा एम, हम लोग का कम से कम 5 साइट और 5 स्पॉट बनाए। तो 2 साइट हमने बनाया, लोकेट कर लिया है। दूसरा जो साइट है माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा जगह है। एक छोटे से 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको 45 तरह के पक्षी मिलते हैं। जैसा कि मैं एक फोटोग्राफर भी हूँ, और इसके आधार पर मैं जानता हूँ कि फोटोग्राफी, बर्ड का फोटोग्राफी करना बहुत टफ है। और टफ इन द सेंस कि पहले तो चिड़िया मिलना मुश्किल है, उसके लिए कैमरा उस तरह का होना चाहिए, लेंस होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, और मनुष्य को देखते ही वो उड़ भी जाती है। तो ऐसे विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से आपने सर बर्ड फोटोग्राफी करने को चुना, मतलब बर्ड फोटोग्राफी को ही क्यों, और इस बर्ड फोटोग्राफी को कैसे करते हैं? एक्चुअली हम बर्ड्स के साथ टाइम बिताते हैं। जैसे हमको मालूम होता है कि सर्टेन जगह में बर्ड्स आए हुआ है, तो वहाँ पे हम 1 दिन नहीं जाते हैं, 2 दिन नहीं आते, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। उससे क्या होता है, स्पेंड टाइम इन देयर कंपनी, उसका कंफर्ट लेवल बढ़ेगा। बर्ड्स जो है सो हम लोग से ज़्यादा होशियार होता है, हम समझते हैं आदमी इंटेंशन क्या है, हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, पहले बर्ड से फैमिलिटी डेवलप करते हैं। कम से कम देख रहा है कि डेली आते हैं, 2-3 दिन नुकसान उसका नहीं करते हैं, समझ आता है कि सेफ आदमी है। बर्ड्स वेरी इंटेलिजेंट साफ। तो ऐसा करने से क्या होता है, प्लस बर्ड्स के बिहेवियर के बारे में हम 30 साल से यही काम कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत हमने किया था, हमने देखा है बर्ड्स डेफिनेटली आइडेंटिफाई वेरी फार इज फॉर गुड और बैड। प्लस क्या है कि बर्ड्स जो है कुछ सिग्नल देता है उड़ने के पहले। बर्ड्स थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए बोलते हैं कि आप फोटो लेने जा रहे हैं और पक्षी हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसका स्ट्रेटजी बनाया कि पहले तो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स उसी का लेने की कोशिश करो। If you conquer the most difficult part of bird photography, then you are okay for everything. यही हमने किया। प्लस हमने देखा कि जब बर्ड्स उड़ना चाहता है, 90% बर्ड्स उड़ने के पहले दे स्टिफन देयर मसल्स को, विंग्स को टाइट करता है, चेक करता है, उसके बाद उड़ता है। ऐसा नहीं कि बटन दबा उड़ जाता है, इसलिए गिर जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले अप्रोच करते हैं, नज़दीक जाते हैं, देखते हैं कि 10 फीट हुई, 10 फीट, पहले मान ली 20 फीट हुआ, 20 फीट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, 15 फीट हुआ, 10 फीट हुआ। इसका मतलब जान गया कि 15 से 10 के बीच में रहेंगे तो चांसेस है कि फोटो मिल जाए। तो कैमरा फोटोग्राफी बेसिकली ईजी हो गया पहले से। पहले तो शॉट हम लोग अटेम्प्ट नहीं करते थे डिजिटल के पहले, अब हम लोग आराम से करते हैं। इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज मेड आउट टू बी। इसमें हमारा एक और एक्सपीरियंस था कि हमने बटरफ्लाई जो बर्ड्स में छोटा होता है
उसके लिए हमको तमिलनाडु के पीसीएफ ने कहा था कि कुछ फोटो को बटरफ्लाई का फ्लैग में चाहिए। हम 1 महीना गए थे, सब अरेंजमेंट उन्होंने किया श्रीवास्तव साहब ने, जो कि पीसीएफ वाइल्ड लाइफ है, और वहाँ पे हमने गिनती ने सब बात मिला के 1 महीना तक किया। फर्स्ट 5 days आई गॉट नो रिजल्ट। तब हमने उसके बारे में पढ़ा, देखा उसका बिहेवियर, तो हमको पता लगा कि कुछ जो बटरफ्लाई होते हैं बैठते हैं उड़ जाते हैं, बैठेंगे एक सेकंड उड़ जाते हैं, उसी का सेट करते हैं। बर्ड्स जो कम मूवमेंट करता है, जो फीमेल बटरफ्लाई होती है एक लोकलाइज जगह में रहती है। मेल जो है दे प्रोड्यूस 20 गर्लफ्रेंड्स ऑफ देयर, मतलब फीमेल बटरफ्लाई को। सर यह बताइए कि बैंक में कार्यरत रहते रहते आपने किस प्रकार से इस काम को भी किया? इसका 2 फैक्टर है, रुचि, पहला रुचि। किसी विषय में आपको इंटरेस्ट रहेगा ना, ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, आप रास्ता निकाल लीजिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। हमारे साथ एक बड़ी बात ये हो गई कि हमारी वाइफ जो है सो उनको शुरू सपोर्ट की। हमने उनसे पूछा कि क्या मैं आगे बढ़ें, तो आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा लिखते भी हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। इन लोग के साथ मैंने प्रोत्साहन से हमको बहुत फायदा हुआ, तो कंटिन्यू कर गए। ऐसा भी माना जा रहा है सर कि देखा भी जा रहा है, प्रैक्टिकल जो देखने को मिले कि इस लॉकडाउन के दौरान चिड़िया की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, तो इसका क्या कारण है? हमने खुद देखा है कि बर्ड्स लुक कंफर्टेबल, बर्ड्स को हम बहुत गौर से देखते हैं। देखिए एक बात क्या, लाइफ को रूटीन लीड करना है। पक्षी यहाँ धनबाद में आप जिस जगह जाइएगा शाम के टाइम में, आपको 326 से लेकर 500 तक पक्षी सुबह आपको उड़ते हुए मिलेंगे, डिफरेंट फ्लॉक में। एक फ्लॉक का था 121 इस तरह रहता है। उसमें वृद्धि तो नहीं हो सकती है लॉकडाउन से, लेकिन ये हुआ उसको उड़ने में एक लय था। पहले था माउंटेन राइड में था, दे सीम टू बी इंजॉइंग देयर फ्लाइट। हमने पक्षियों को 8 फीट से 10 फीट से डेली देखते हैं, 8 फीट 10 फीट देखते हैं। इसलिए पीपल से ऑल्सो बी एग्री नाउ कि पक्षी से हमको काफ़ी नज़दीक आते हैं, इसलिए फोटोग्राफी को अच्छा रहता है। हमारे इसमें लॉकडाउन से ये फ़ायदा हुआ जरूर, पॉल्यूशन डेफिनेटली कम हुआ होगा, तो पक्षी की बिहेवियर में बहुत इंप्रूवमेंट का, कंफर्टेबल है। सर ऐसा माना जाता है कि नेटवर्क जो टावर जो लगते हैं मोबाइल के टावर, वो चिड़िया के लिए खतरनाक है, ऐसा एक रोबोट फिल्म में भी दिखाया गया है और हम लोग ऐसे पढ़ते आए अखबारों में। क्या इसमें कितनी बात सत्यता है? हमने खुद देखा है। पॉइंट कलिमर एक जगह है हिंदुस्तान में, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु का एक्सट्रीम है। वो पक्षी के लिए साउथ इंडिया का बेस्ट स्पॉट बना, इसलिए वहाँ पे आज से 10 साल पहले कम से कम 2 लाख पक्षी आया करते थे। कितना 2 लाख। और टावर लगने के बाद में हम लोग गए थे, उसमें 1000 पक्षी थे। और वहाँ का लोकल आदमी बोल रहा है जो वहाँ पर रहता है, रेंजर जो रहता है, उसने हमको बताया कि सर जब से टावर लगा है तब से पक्षी की संख्या आने वाली कम होगी, प्लस यहाँ पे रेडिएशन से मैंने हम उसके आंखों के सामने में पक्षी को मत गिरते हुए देखा है। लेकिन सवाल है इसमें बहुत सारा फैक्टर्स, हमारे देश में सब काम सही नहीं होता है। सर फोटोग्राफी के साथ साथ आर्टिकल भी लिखते थे अखबारों में, उनकी संख्या बनी रहती थी, वीकली मैगजीन में उनका छपता था, काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह पहले आते थे। तो सर आप ये बताइए कि जितने आप काम कर रहे थे, इस काम के दौरान आपका इम्पोर्टेंट क्षण कुछ है ऐसा ऐतिहासिक जो अभी भी आपके लिए मेमोरेबल है, स्मरणीय है? ये थोड़ा सा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। पहली घटना थी 1996 में, जबकि हमने एक नेचर कैंप अटेंड किया, इसका PNHS का मैसूर में, बंडीपुर में। वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई हनुमंत राव जिससे, जो कि इंडिया के अभी तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर माना जाता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। उनके साथ 1 हफ्ता थे, उनके साथ रहने से बहुत चीज़ हुई। प्लस क्या हुआ उसके बाद, उसी दौरान एम त्यागराजन से मुलाकात हुई। एम त्यागराजन जवाहरलाल नेहरू के फेवरेट फोटोग्राफर थे। उन्होंने हमको कहा कि साहब यू राइट वेल, यू स्पीक वेल, यू आर डूइंग फोटोग्राफी, व्हाई डू यू डू समथिंग फॉर नेचर एजुकेशन। मतलब और लिखोगे तो तुम्हारा फोटो पब्लिक के पास जाएगा, उससे जानकारी पड़ेगी, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। खाली फोटो खींचे रखने से क्या होता है, हम लोग फोटो खींचे कुछ खर्च नहीं था इसका, तो यूज। उसके बाद बड़ी घटना हुई, उससे हम उस मोमेंट डिसाइड क्यों लिखे, स्टेट्समैन उन्होंने 7 लिखे वीकली कॉलम। मैंने हिंदुस्तान के ईस्टर्न इंडिया से किसी राइटर का इतना दिन नहीं छपा था 8 साल। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ये डिसाइड किया कि आज किताबें लिखी। तो किताब हमने लिखा था, किताब भी ठीक नहीं चल रहा है। सेकंड किताब ग्लिम्पसेस फ्रॉम नेचर वर्ल्ड, वो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने बहुत पसंद किया। उन्होंने हमको बुलाया, टाइमिंग हमको दिया, इतना टाइम आके मिली, आधा घंटा में साथ थे। वही एक इंसान थे जिनके बारे में हम नहीं जानते, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं, जो हम बोल रहे थे वही बात बोल रहे थे।
जो बात बोले सब एग्री किया। हमारा यही मानता है कि बर्ड्स को नहीं, टाइगर को नहीं बचाना, सिर्फ जितने जंगल बचाएगा सब बचेगा, वेटलैंड बचाएगा सब बच जाएगा। टाइगर के नाम पर लोग घुसखोरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, सब चीज़ तो होना नहीं चाहिए। कलाम सर ने बोला कि ओलिवर रिडली टर्टल जो है उसको बचाना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक इंसेक्ट है, उसका भी एक रोल है। उन्होंने कहा कि जितने भी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका इम्पोर्टेंट रोल होता है। हिंदुस्तान में अभी बहुत वाइल्ड लाइफ बचा हुआ है। तुम स्कूल में जाकर नेचर में काम करो, इससे लोगों को फायदा होगा, तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ेगा करते करते। इसीलिए हम नेचर में काम शुरू कर दिया। मिस्टर सहाय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के दर्शकों के लिए आपने इतनी जानकारी दी, और ये धनबाद के लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे हस्ती हमारे धनबाद में रहते हैं। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। एक प्रेस रिपोर्टर इंडिया में इतना इंटरेस्ट लेकर आया हमारे पास में। और दूसरी बात यह है कि खुद भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है। बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।